नमस्कार। प्रोग्राम चर्चा खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और हमारा ये खास प्रोग्राम आप देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। आपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चा खास की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ। सर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। वहीं अब विपक्ष जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। तो आपके इन प्रस्तावों पर क्या विचार है? देखिए, इसको संक्षिप्त में कहना हो तो ये विपक्ष की एक हताशा, निराशा, नकारात्मक सोच का प्रतीक है। बिल्कुल। देखिए, अभी आज ही कलकत्ते का भी समझ आ रहा है कि जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, वहां पे टीएमसी रैली स्थल पे टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पथराव एक दूसरे पर। बिल्कुल सर। तो ये जो टीएमसी के कार्यकर्ता, ये स्थानीय प्रशासन के बिना तो हो नहीं सकता। टीएमसी मतलब कार्यकर्ता वहां पे जाए, तो ये एक जो न्यूनतम आप कह सकते हैं घटनाक्रम उनकी हताशा का दिखाता है। अब आए हम स्पीकर। देखिए, ये दोनों जो है स्पीकर का पद और मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों संवैधानिक पद है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और संसद उसका एक मुख्य अंग है। इसी तरह चुनाव आयोग भी संवैधानिक पद में एक संस्था है। ओम प्रकाश बिरला संसद की कार्यवाही अध्यक्ष है, उनके नाते उनको सारी कार्यवाही वही देखते हैं पार्लियामेंट लोकसभा की, और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य चुनाव कराना है। और ये जो विशेष गहन निरीक्षण का पिछले दिनों में चला बंगाल में, उसको लेकर सारा बिहार में पहले हुआ, फिर बंगाल की चला और ये देश में अब तो शुरू होने जा रहा है। तो उसके विरोध में ममता जो टीएमसी है वो चल रही है और विपक्ष ने महाभियोग के साइन भी कर दे सांसदों ने। और स्थिति दोनों की यही है कि पहला ध्वनिमत से खारिज हो गया। कांग्रेस क्योंकि जानते थे कि वो गिनती अगर करवाएंगे तो हमारी संख्या कम है, तो हार तो वैसे ही तो ध्वनिमत से पार। और ये जो महाभियोग क्या पाया था, ये सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे प्रक्रिया होती है कि पहले हाउस में, फिर और बड़ा कठिन प्रोसेस है जिसको कहा, तो ये भी खारिज होना, जिसको पंजाबी सिलेरी चढ़नी, वो जो किसी पर नाम पे नहीं निकली, खारिज होने। पर जो विपक्ष की सोच है, मैं समझता हूँ वो ये है। देखिए, विशेष रूप से मैं समझता हूँ जो लोग ममता टीएमसी की जो नीति है या कांग्रेस की, और इधर ममता जो बोलते हैं, उधर जो राहुल गांधी की स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री को लेकर, अमेरिका समझौते को लेकर, अब और संसद के बीच में हमें जो बोलने नहीं दिया जाता, सारे ऐसे आरोप लगाए उन्होंने। उसमें एक बात देखिए, दो बहस चली ध्वनिमत से पहले बहस चली, आप चर्चा जो चली, उसमें जो दो मैं समझता हूँ मुख्य रूप से देखे, एक तो निशिकांत दुबे जो बताया, आरोप लगाया भी राहुल गांधी बोलते क्या है, वो उन्होंने सारी चीजें। दूसरी, गृह मंत्री ने, अमित शाह ने बताया कि कैसे उठ के आप संसद में प्राइम मिनिस्टर से पहले जप्फी डालने की कोशिश करते हो, बैठे बैठे आंख मारते हो। तो ये कायदे कानून जो मर्यादा है संसद की, वो उनके अनुकूल नहीं है। ना वो उनके शारीरिक हाव भाव, ना उनकी भाषा, संसद के बाहर भी संसद के अंदर भी वो जिस तरह बोलते हैं, राहुल गांधी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे मर्यादा तोड़ जाते हैं, कानून कायदे कर जाते हैं। अभी जो बहस अभी इन्होंने मुद्दा किया था कि ओम प्रकाश बिरला के प्रस्ताव विरोध लाया, जब वो बहस का दिन आया तो उन्होंने ईरान इजराइल के युद्ध पे बहस करने की मांग कर ली। तो ये गंभीरता अपने आप में नहीं, स्पष्ट होता है कि वो उनका मन को पता नहीं है कि कहना और करना क्या चाहते हैं। पहले प्रस्ताव दिया, जब बहस का दिन आया तो उन्होंने कहा नहीं जी ईरान इजराइल पे कर लो, इसको छोड़ दो। बिल्कुल। इसका मतलब उनको कितना महत्व था सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना, या उनका एक लक्ष्य ये रहा है जो अभी मैं समझता हूँ कि ये लोगों में भ्रम पैदा करना।
ओम बिरला जी ने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई बटन नहीं मेरे मेज पे लगा हुआ जिसके मैं किसी की बोलते स्पीकर बंद कर दूं या उसकी आवाज बंद कर दूं। प्रश्न तो यह है कि जो जिस विषय पे कोई बोलना चाहेगा, जो विषय उस पे अगर नहीं बोलता तो स्पीकर तो बोलेगा भाई नहीं ये बोलने नहीं देना। जब आप विषय से भटक जाते हैं या अपनी मनमर्जी से कोई मुद्दा उठा लेते हैं तो ये कायदे कानून और मर्यादा संसद की नहीं है। ये चीज कांग्रेस को भी समझनी चाहिए, विपक्षी दलों को भी समझनी चाहिए। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो मामला है ये भी जैसे पहले की स्थिति है वैसे ही अब स्थिति होगी, सिर्फ लोगों में एक भ्रम पैदा करने के लिए। इससे ये दुख की बात यह है कि एक ऐसा लोकतांत्रिक देश जिसमें इतनी मजबूत संस्थाएं हैं उसकी छवि खराब। देखिए आज जब ऐसे विपक्ष करता है तो देश और दुनिया में चर्चा का विषय तो बनता है, क्योंकि एक जिम्मेवार आदमी विपक्ष के जब 200 आदमी 150 आदमी जब 100 आदमी जितने भी जब चर्चा चाहती है तो जो सारी दुनिया देखती है उसे। तो ये विपक्ष ये नहीं सोचता कि हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लेकर देश को कितना नुकसान, देश की छवि को कितना नुकसान है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कितना नुकसान है। ये एक दुखदायी पहलू है हमारी राजनीति में। समझते लोकतंत्र के लिए ये आत्मचिंतन की जरूरत है, राजनीतिक दल भी करें, नेता भी करें। अब दूसरी एक पहलू और भी मैं कहता हूँ इसमें है भी जो पक्षवाद, अब स्पीकर बने डिप्टी स्पीकर विपक्ष का बनता, अभी तक उन्होंने नहीं बनाया, ये भी एक राजनीति है। ये दोनों चीजें मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर वो ठीक नहीं है तो इनका भी है कि इतनी देर, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो बनना है वो विपक्ष का बनना, यूनानिमसली बनना है, तो ये चीजें भी जल्दी हल हो जाए ताकि ये प्रश्न उठे ही ना कि हमें बोलने नहीं दिया जाता या हमारी सुनाई नहीं होती। जो कुछ उनको अपनी मर्यादा रखनी चाहिए, कुछ पक्ष वालों को भी मौका उनको देखना चाहिए। जब ये ऐसा बोलेंगे तो जनसभा में बैठा उनको पता चल जाएगा कि किस कहाँ पे कौन खड़ा है, कितने पानी में कोई रहा। तो चिंता को वैसे सरकार को तो कोई चिंता नहीं, कोई गिरा तो सकते नहीं। तो ये एक मौका मैं समझता हूँ कि जैसे दे देने में हर्ज नहीं है, लोकतंत्र मजबूत होता है, पर विपक्ष भी अपनी मर्यादा में है। जो बोलते राहुल गांधी, मैं समझता हूँ कि उन पर बहुत ज्यादा आत्मचिंतन करने की जरूरत है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब में बढ़ रहे कैंसर के मामलों की। सर, पंजाब में हाल ही के वर्षों में कैंसर के मामलों में 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और पंजाब में 68 और हरियाणा में प्रतिदिन 50 मौतें कैंसर की वजह से हुई हैं। तो आप इस गंभीर मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये राज्यसभा में प्रश्न उठा था तो उसके उत्तर में जो आया जवाब, उसमें कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़, इनमें पिछले 4 वर्षों में 2021 से 2025 तक 8% से लेकर 12% तक कैंसर के मामले बढ़े हैं। और इनमें पंजाब 9% बढ़ा है, हिमाचल 8% के करीब बढ़ा है, हरियाणा 11% के करीब बढ़ा है, जो चंडीगढ़ है वो 12% के करीब मामले इस तरह बढ़े हैं। और जो विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो मामले बढ़े हैं इसमें मुख्य एक तो जो कृषि क्षेत्र में पिछले लंबे समय से कीटनाशक बहुत इस्तेमाल हो रहा है, रासायनिक खाद बहुत आ रही है, भूजल में जो प्रदूषण है। अभी ये रिपोर्ट है भूजल को लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है कि जो नमूने पंजाब के लिए है उन्होंने, उसमें 62% में यूरेनियम बहुत ज्यादा, जितनी सुरक्षित मात्रा से कहीं 17% से ज्यादा कहीं है। तो ये अपने में एक चिंता का है। और इसके साथ साथ जो औद्योगिक जहाँ ज्यादा, जैसे हरियाणा में गुड़गांव है, फरीदाबाद है, वहां पे वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है। ये सारी चीजें मिलकर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, आपके रासायनिक खाद और कीटनाशक, हिमाचल के उन्होंने बताया कि जो सेब बाग है उनपे इतने कीटनाशक और रासायनिक खाद इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके कारण वहां पे भी सेब, जबकि हेल्दी डाइट, तो वहां पे भी इफेक्ट होना शुरू हो गया। तो ये चारों तरफ से, अगर आप अतीत में जाए तो बठिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन डाला हुआ था, क्योंकि बीकानेर में सस्ता था इलाज, तो लोगों को था कि मालवा से वहीं से चले। और एक कुछ का मानना यह है कि दिल्ली में भी कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से दिल्ली में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे पानी प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है और इस तरह उनके सारा है।
और तीसरा एक और कारण जो विशेषज्ञ कहते हैं कि लंबी आयु क्योंकि इन प्रदेशों में ज्यादा है, इस कारण भी ये मामले बढ़ते हैं। जो कुछ जहाँ पे आयु कम है एवरेज लाइफ की, तो वो मामले पता नहीं चलते, वो पहले ही तो जहाँ पे क्योंकि 70-75 वर्ष के ऊपर के लोग ज्यादा है, तो ये भी है। पर ये एक इस पहलू को छोड़ भी दे, पर दूसरा पहलू जो मुझे आज तक याद है कि कृषि के क्षेत्र के हिसाब से पंजाब 2.5% की आबादी है, पेस्टिसाइड यहाँ पे 11 से 12% लगती है, तो 2.5% इसी यही स्थिति हरियाणा की है। अब हिमाचल की भी यही, बागबानी में अगर ये काम शुरू हो गया तो चिंता का कारण ये है कि रासायनिक खाद और कीटनाशक और जो भूजल में हमारा प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये चारों चीजों पे सरकार अपनी जगह एक अभियान चलाए, समाज को भी, और विशेष रूप से जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं विशेषज्ञ हैं जो, वो किसान को समझाए कि ये कितना नुकसानदेह है अगली पीढ़ी के लिए। वर्तमान में आप उत्पाद अपना बढ़ा लोगे, 2 पैसे ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन भविष्य में आपके अपने बच्चे अपाहज होने शुरू हो जाएंगे, लाइफ स्पेन कम हो जाएगी, तो उसका क्या लाभ? जब पानी और हवाई जो बेसिक बुनियादी चीजें जीवन के लिए वो ही प्रदूषित हो जाएगी, तो पैसा कमा के क्या करेंगे आप? वो फिर अस्पतालों में जाएगा आपका पैसा, आप इलाज के लिए करेंगे। तो ये चीज एक सीमा तक ठीक है कि आप कीटनाशकों को अपने करें या रासायनिक खादों पर, ये चीज एक सरकार को, मैं समझता हूँ कि एक कानून के हिसाब से भी कदम उठाना चाहिए कि इतनी जमीन पे इतनी खाद उसने लेके, खरीदते तो डिस्ट्रीब्यूटर से ही है, तो पता चले भी कितनी खरीदी जा रही कितनी है। और ये सामाजिक अभियान भी चलना चाहिए। और जो कृषि विशेषज्ञ हैं, बुद्धिजीवी जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, दूसरे प्रोफेसर है, जो हिमाचल में इसी तरह यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में है, तो वो आगे आए, वो लोगों को जागृत करें कि ये चीजें भविष्य के लिए भी वर्तमान के लिए खराब है, इनका कम और जितना कम से कम एक निरंतर इस्तेमाल है वो इसी में बचाव है। अगर इसी तरह अंधाधुंध इस्तेमाल होती रही तो फिर आने वाला कल हमारा काला ही काला है। हर सीजन में हर सब्जी उपलब्ध है सर, वो इन्हीं की वजह से ही है, क्योंकि सब कुछ करे जा रहे हैं, वो जो सीजन नहीं भी है वो भी आ रहा है। वो उसका कारण ये कि बाहर से इम्पोर्ट भी होती है और कोल्ड स्टोरेज भी है, दोनों उसके कोल्ड स्टोरेज मंगा के रख लिया जब सीजन निकला उसमें। और हमारे नेचुरोपैथी वाले कहते हैं कि जो सीजन के फल खाना चाहिए, सब्जी खानी, दूसरी जो खाओगे तो आपके स्वास्थ्य को उल्टा असर करेगा। तो ये भी अभियान की बात है ना कि लोगों को बताया जाए कि ये चीजें स्वास्थ्य के दृष्टि से ठीक नहीं है। और जब पैसे के अंधी दौड़ में हम भाग रहे हैं तो ये बड़ा कठिन सा लगता है, और अपने जीवन से खेल रहे हैं, अपने बच्चों के जीवन से खेल रहे हैं, ये चीज देखने और सोचने वाली है। इस पे आत्मचिंतन करने की जरूरत है और बड़ी गंभीरता पूर्वक करना है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे उस मुद्दे की जिसकी वजह से पूरे देश में हाहाकार मच गई है, यानी कि एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत की। सर, ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध का असर एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई पर भी पड़ता दिख रहा है। अब पंजाब समेत अलग अलग राज्य इस संबंध में कदम उठा रहे हैं, लेकिन आप इस घटनाक्रम पर क्या कहेंगे, क्योंकि सच में सब जगह हाहाकार है। नहीं, ऐसी बात है, ये हाहाकार हमारे जो सोच है ना भारतीयों की, उस कारण है। बिल्कुल। दूसरी राजनीतिक क्षेत्र के जो नेता है उनके आगे आने के कारण, विपक्ष के आगे आने के कारण, कांग्रेस है, जब पंजाब में भी हुआ, जब और जहां पे विपक्षी दल है उन्होंने कर दी ये चीज। और ये चीज देखने वाले कि आज ही ईरान ने अपनी सुरक्षा के भीतर भारतीय 2 जहाज वहां निकाले और दूसरों को भी उन्होंने आज्ञा दी। ये भारत की कितनी बड़ी डिप्लोमेसी जीत है। विपक्ष को इस तरफ देखना चाहिए। विपक्ष को अब दूसरी सरकार का जो बयान आया कि अफवाहों की तरह से भी एलपीजी नहीं मिलनी, वो कर रहा है, वो 50 लाख जो डेली बुकिंग होती है 50 से 55, 75 लाख से 80 लाख हो गई एकदम। और दूसरी सरकार ने बोला कि इसके बावजूद हमारे पास ऑल इंडिया स्तर पे 25,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है और कहीं भी गैस खपत नहीं हुई। सरकार ने सिर्फ प्रिकॉशन के तौर पे ये कहा था, जो शुरू में जब ये जलमार्ग बंद हुआ, ईरान ने रोका और तो उस सरकार ने वो उस प्रिकॉशन रूप से लिया था कि जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 25% कट लगाया था, क्योंकि घरेलू और कृषि क्षेत्र के जो रिक्वायरमेंट है गैस की वो पूरी की जाएगी
होटल और रेस्टोरेंट और इंडस्ट्रियल जो रिक्वायरमेंट है उसमें 25 से 30% काट लगाओ। हुआ इसका उल्ट कि जब सरकार ने जो कदम उठाए वो तो प्रिकॉशनरी उठाए, लोगों में और पॉलिटिकल पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया। बिल्कुल हड़कंप जब मच मुद्दा गया। बन गया तो लोगों में लगा कि ये बिल्कुल। गैस सिलेंडर मिलने ही नहीं, हमें करना नहीं, वो जिसको नहीं भी चाहिए थे वो भी बुकिंग कराने निकल, लाइन लग गई, सारे शुरू हो गए। और अतीत में जाए, देखो विपक्ष को मैं ये समझाना चाहता हूँ, मुझे समझना चाहिए उनको, मैं क्या करूं, 65 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था, अमेरिका ने हमें कहा गेहूं वहां से आती थी, उसे बंद कर दी, मैं नहीं दूंगा कि युद्ध हुआ। तो लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय बतौर प्राइम मिनिस्टर कहा था कि हमने झुकना नहीं, एक समय का खाना बंद कर, कम कर दो, एक दिन हफ्ते में हमारी जो रिक्वायरमेंट पूरे हो। तो उस समय विपक्ष भी तो साथ था। तो आज जो युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका का, इसका अकेले भारत का इफेक्ट थोड़ा हुआ है। और दूसरी चीज जो एलपीजी अभी तो शुरू हो गया, अब 2 दिन 4 दिन में आ जाएंगे, लाखों टन गैस आ जाएगी, ये सारी दुनिया प्रभावित। भारत सरकार की नीति थोड़ा कि गैस उस कारण शॉर्टेज होगी। बिल्कुल सर। ये तो प्रधानमंत्री या सरकार को तब कोसो ना कि इसकी नीति के कारण होगी, ये तो युद्ध के परिणाम है। और उसके बावजूद सारी दुनिया देख रही है कि भारत अपने जहाज निकालने में सफल हो गया। और दूसरी बात ये समझ, भारत इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है इस समय। भारत एक ऐसा देश है, या प्रधानमंत्री मोदी के ऐसा व्यक्ति मैं कह सकता हूं कि जो ईरान के साथ भी बात करता है, उनके प्रेसिडेंट के साथ, इजराइल के प्रेसिडेंट के साथ, अमेरिका के साथ भी कर सकता है, रूस के साथ भी कर सकता है, इजराइल के साथ भी कर। और इस हालात में अगर किसी ने बात करनी है एक दूसरे तो वो केवल भारत और मोदी, इतनी बड़ी जगह पे, और साइलेंटली वो काम करते हैं। कोई मोदी ने इस बात पे कोई आज भी अगर निकले जाए तो उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। सरकारी ऑफिसर ने बोला है कि हमारे जहाज निकल आए हैं। तो जो विपक्ष ये बात समझ पा रहा है। और राहुल गांधी जो बात बोलते हैं कि खत्म हो गए, ये अमेरिका के डर गए, ये आंखें नहीं मार दी, ऐसी छोटी बातें हैं। उनको समझ नहीं लग रहा है कि ये आप वोट बैंक के, मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में क्या कर रहे हो, अपना कद नीचा कर रहे हो, अपनी सोच को छोटा कर रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी अब बहुत बड़े स्तर पे पहुंच गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचते हैं, उनकी मान मर्यादा दुनिया में है और जनसाधारण भी इस बात को समझता है। अब जब सारी जो अब जहाज आ गए सारे, तो अब कांग्रेस के पास क्या है? वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास भंडार है कुछ मैं खत्म नहीं अभी हुआ है। मैं यही तो कह होता हूँ कि किसी में भी कोई शिकायतें हैं कि गैस खत्म है, किसी को ही आए, सिर्फ उन्होंने कहा 21 दिन के बाद होगी, कोई एक रूटीन बनाया, आगे महीने बाद कोई सत्ता हो जाए, कुछ हो जाए, तो सरकार ने प्रिकॉशनरी एक मेजर बनाया, 21 दिन के बाद बुकिंग होगी, 2.5 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। कमी तो 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर ने आज भी शिकायत नहीं की कि मेरे पास गैस नहीं आई। गैस तो अवेलेबल है, सिर्फ लोगों को विपक्ष ने भ्रमित किया और लोग निकल पड़े। ये देखिए हमारा ये सोच, बाहर जो हम दूसरों को जब पश्चिम की हम नकल करते हैं खाने पीने में, तो ये भी समझना चाहिए कि उनका अपना नेशन के प्रति, मुझे याद है कि 15-20 साल पहले इंग्लैंड में अंडों की कमी आ गई, तो वहां पे उन्होंने अपील की भी अंडे खाने 1 दिन या 2 दिन कम करें। लोगों ने अंडे खाने ही बंद कर दिए, कम के खरीदने खाने। अल्टीमेटली 3 दिन बाद उनको अंडे खाने शुरू करो, अंडे सरप्लस हो गए। ये उल्ट हमारे, जब एक सरकार बता रही है कमी कोई नहीं, सिर्फ एक हाँ ताकि विश्व में कोई युद्ध का पता नहीं कितना चले, तो उस हिसाब से उन्होंने रूल्स बनाए, रेगुलेट किया सारा सिस्टम। तो ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब अतीत में लाल बहादुर शास्त्री ने ये किया तो हमने किया, तो हम आज इतने क्यों हो रहे हैं? और गैस ना आने से जिंदगी तो नहीं खत्म होने से, जिन पे जिंदगी लड़ी हुई है, इजराइल, ईरान, इराक, खाड़ी देश, हमारे करोड़ आदमी वहां पे पढ़ से उनको निकाल रहे हैं। बड़े अपने आप में कई दफा शर्म आती है कि राजनीति कहाँ तक हमारी चलेगी और किस तरह देश की मान मर्यादा, इज्जत को ख्याल ही नहीं है लोगों को ने भी, और नेता भी बख्श के इस तरह चल पड़े। तो ये एक दुखदायी पहलू है। गैस की कमी नहीं, अभी तो जहाज अभी लाखों टन और आ जानी है, तो गैस सरप्लस है। एक वो बस अफवाहों, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अफवाहों में ना जाए, कोई कमी नहीं है, तो अब स्पष्ट हो जाएगा।
और विपक्ष के फिर वो हाथ से माथा पीटते रह जाएंगे कि हमने मुद्दा कौन सा पकड़ा और बाहर हो। आत्मचिंतन करें इस बात पे भी, विपक्ष भी क्या जा रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बात करेंगे हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की। सर, सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने का आदेश दिया है और हरीश राणा 13 सालों से कोमा में थे। तो आप इस आदेश के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी दुखदाई, बहुत दुखदाई स्थिति है। और इसको अगर हम इच्छा मृत्यु करें तो महाभारत के भीष्म पितामह ये जो युगों पहले हमें पढ़ते आए महाभारत में, उनको इच्छा मृत्यु के वरदान था। और शांति पर्व में ये लास्ट महाभारत में आते हैं, जब युद्ध समाप्त हो जाता है और धर्मपुत्र युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण तीनों की शैया पर पड़े भीष्म पितामह के पास जाते हैं और धर्म की बातें उनसे कृष्ण लेके इसी तरह गए थे युधिष्ठिर को भी, इनसे जो पूछेंगे धर्म के ज्ञान, इनके पे ज्ञान के भंडार हैं, इनसे सीखो। तो उनपे एक प्रश्न ये भी भगवान कृष्ण करते हैं कि पितामह आपको इच्छा मृत्यु का वरदान था और इस कारण आपकी इतनी लंबी उम्र हुई, तो इसका कोई लाभ? भीष्म पितामह ने कहा कि इसका भी कोई लाभ नहीं इस लंबी आयु का। जब अपने कंधों पर बच्चों की अर्थियां उठाने पड़े और मौत देखनी पड़े अपनी आंखों के सामने, तो जीवन भी कोई जीवन नहीं। तो वो बात इस मामले में मुझे याद आती है कि ये माँ बाप थे 13 साल, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को नोटिस दिया और लिखा भी, उनको अप्रिशिएट किया कि माँ बाप ने इस बच्चे के 13 साल में कोई सेवा की कमी नहीं छोड़ी, हर समय हर पल उसके साथ रहे कि वो। और ये हरीश राणा जो गाजियाबाद का रहने वाला पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र था, चौथी मंजिल से गिरा और इसके कोमा में चले गया और उसके बाद बस कोमा, वो तो कोमा में था, उसको तो पता नहीं था। तो जो ऊपर थे उनकी स्थिति तो भीष्म पितामह वाली थी ना, सामने देख रहे थे कि बच्चा जा रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे और लगे हुए सेवा। ये माँ बाप की आप समझे भी मोह ममता, जो आप कहते हैं कर्तव्य, शब्दों में हम नहीं बयान कर सकते उनकी भावना को भी। उन्होंने किसने अपने बच्चे को 13 साल संभाला। और सुप्रीम कोर्ट ने वो फिर, क्योंकि ये कानून है हमारे यहाँ की, जो कोमा में हो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बने, उसको बोर्ड बनाया। बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट दी कि इसका भविष्य अंधकार में है। ये आईसीयू में जो आर्टिफिशियल जो सिस्टम पे रखा हुआ है लाइफ के, तो आगे रिकवरी का कोई चांस दिखाई नहीं देता हमें। वो सारे फैक्ट्स को देखते हुए एक भरे मन से सर्वोच्च न्यायालय ने भी फैसला दिया कि इसको पूरी मर्यादा, क्योंकि आर्टिकल 21 हमारा जो कहता है कि जीने सम्मानजनक जीने का अधिकार, तो उस आर्टिकल के अंदर ही उन्होंने कहा कि सम्मानपूर्वक मरने का भी अधिकार उसी में भी आता कि जो कृत्रिक सिस्टम है, प्रणाली है, इसको इस तरह से धीरे धीरे हटाया जाए कि पूरे बिना तकलीफ के उसकी जो सम्मानजनक रूप से उसकी। और साथ में उन्होंने न्यायालय ने यह भी कहा, क्योंकि इससे पहले न्यायालय 2018 में अगर आपको याद हो तो नर्स बॉम्बे की थी शान बाग, उसके वो जो रेप हुआ था, तो उसके बाद वो कितने साल वो बेहोशी की हालत में रही, अपंग जब तो उसकी दया याचिका पर ये आया था, उसके बाद अब आया। तो ये अपने निर्णय लेते लेते न्यायालय की इनिशिएटिव पे ये सिस्टम बनता चला, सरकार की तरफ से अभी तक कोई कानून नहीं है। जबकि न्यूजीलैंड और दूसरे नीदरलैंड इधर में इच्छा मृत्यु का कानून बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी बनाया, कुछ राज्यों में दे दिया। तो स्थिति ये अब मांग करती है कि जब इंसान का भविष्य नजर ही नहीं आता और वो मुथा जाए, वो कोमा की स्थिति जैसे वो जीवित तो है पर किसी काम नहीं है, तो उसके लिए एक संवैधानिक कानून सरकार को एक बनाना चाहिए ताकि उसमें जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा के अनुसार कह सके कि मैं जाने हूं तो जग रहा है तो मेरे को ये। मुझे आज भी एक याद है कि मेरे पिताजी के एक दोस्त थे, उनको जलंधर ही में था, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, उनको पता चला कि उनको इंसुलिन का कैंसर है। तो उनके आगे एक दोस्त थे डॉक्टर, उन्होंने उससे पूछा जो उसका इलाज, उन्होंने एक सीधा क्वेश्चन किया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए या क्वांटिटी ऑफ लाइफ चाहिए। उन्होंने कहा क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहना फिर ओरल डोज से आप चलते जाओ, जितनी देर निकल गए ये छेड़ना नहीं इसको, अगर ऑपरेशन किया तो फिर आप
आईसीयू या इस चक्कर में पड़ जाओगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहेगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, साल 2 साल जो बढ़ जाए तो बढ़ जाए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। तो वो मुझे आज भी याद है कि जब उनको पता चला कि अब 15-20 दिन भी नहीं रहेगा, तो उन्होंने अपने 8-10 दोस्त बुलाए, वो मेरे साथ लंच करो, अब मेरा पता नहीं कब मैं जा रहा था। तो मुझे आज भी वो याद है, जब ये केस आया तो मुझे अपने फादर के वो दोस्त और वो सारा किस्सा याद आया। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी एक मायने रखती है। उन्होंने कहा नहीं, और अगर ये कानून बना हो, आदमी को पता है कि मैंने ये मेरी जो स्थिति आनी है, तो वो अपना फैसला खुद कर सकता है, नहीं मैंने ये नहीं चाहिए, मुझे इस तरह जाना। तो ये समय के अनुसार जैसे अब जो हालात बनते जा रहे हैं, जैसे परिस्थितियां, जैसे अभी पहले हमने कैंसर की बात करी है, तो ऐसी स्थिति कोई और भी आ सकती है, जैसे हरीश राणा जैसे। तो ये कानून बना हो तो कम से कम एक सम्मानजनक मानवीय दृष्टि से सारी चीजें हो जाएंगी, तो ये क्लैरिटी हो जाएगी, और एक जीवित अवस्था में आदमी अपना निर्णय आप ले सकता है, हाँ मेरे अंतिम अगर स्थिति हो तो ऐसे किया जाए। अभी तो केवल न्यायालय ने एक ट्रेडिशन के हिसाब से धीरे धीरे इस चीज को मान्यता दे, कानूनी रूप से अगर देखे तो अभी वो हमारे भारत में नहीं है। तो ये होने अब समय की मांग है कि जब दूसरे देशों को देखे तो हमारे भी यहाँ पे ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी जिस परिवार का गया उसके साथ सिंपैथी है, जिसके माँ बाप ने अपने बेटे को इस तरह गया, बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है, दुखदाई है, पर परमात्मा के आगे किसी का बस नहीं, बस यही कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। अगले हफ्ते और नए मुद्दों के साथ सर के साथ होगी चर्चाएं खास। तब तक के लिए मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।